सचिंद्र जी, विगत के व्याख्यानों में आपने जनतंत्र और जाति व्यवस्था के बीच की विसंगतियों पर प्रकाश डाला है। इसे और आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्रेष्ठ ईश्वरभ जी, मैंने पहले ही कहा था कि जनतंत्र और जाति व्यवस्था की विसंगति पर अनेक व्याख्यानों की ज़रूरत है। इसी कड़ी में आज हम सामयिक विसंगति पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। संविधान की धारा 5 और इसकी धारा 341 के बीच असमाधेय अंतर्विरोध है, बेसिक कंट्राडिक्शन है। इस बेसिक कंट्राडिक्शन को श्रीमद् भगवत गीता अधर्म कहती है, भ्रष्टाचार कहती है। अब हमें यह जानना है कि इस असमाधेय अंतर्विरोध का मूल कारण क्या है। क्यों यह असमाधेय अंतर्विरोध आ गया है? तो इसका मूल कारण है कि प्रतिष्ठात्मक जन्मना जातीय मानव मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली आज के युग में सामाजिक धातु मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली में ढल गई है। ये इलेक्ट्रॉनाइजेशन, ऑटोमाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, रोबोटाइजेशन, रिमोट कंट्रोल सिस्टम, ये सब जातियां नहीं हैं। ये सब चाम का जूता बनाने वाला मशीन बाटा का नहीं है। लोहार जैसे के भट्ठी चलाने वाला टाटा का लौह मशीन नहीं है। ये सब जातियां नहीं, ये सब मशीन हैं। तो जब सामाजिक मानव मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली, सोशल मैन मशीन प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम हैज डेवलप्ड इनटू द social metal machine and service system, production and service system, the new age has emerged. तो जब नया युग आ गया है तो नया युग धर्म बनेगा। तो इसी के कारण यह बुनियादी अंतर विरोध आया है। अब इस अंतर विरोध को, इस अधर्म को, इस भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाए, असमाधेय अंतर विरोध को, तो श्रीमद् भगवद गीता रास्ता बताती है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संन्यासि नवानि देहि। जिस प्रकार से सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति चिथड़े चिथड़े हो गए वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से आज के पुरुषार्थवान भारतीय समाज को जो बड़े बड़े मशीन बना रहे हैं, जो दिन रात मशीनी उत्पादन कर रहे हैं, ऐसे पुरुषार्थवान समाज को, ये घृणित जातीय वर्गीय समाज को हटा करके जात विहीन वर्ग विहीन समाज बना देना है। यही है मार्ग। तो ये जो
जन्मना जातीय उत्पादन प्रणाली को ईशावास्यो उपनिषद ने बनाया है। इसका है यह अर्थतंत्र जन्मना जातीय उत्पादन एवं सेवा प्रणाली से तेन तक तेन भुंजिथा वाला अर्थतंत्र बना है। यह वीर भोग्या वसुंधरा वाला अर्थतंत्र नहीं है। बड़ी मछली को अधिकार है कि वो छोटी मछली को खाए, ऐसा अर्थतंत्र नहीं है। यह अर्थतंत्र तो सीधे वर्ण समाज से विकसित होकर के आया है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संगो मनांसि जानताम। विभिन्न गुण कर्म वाले लोग हम एक साथ मिलकर चलें, और यह तभी संभव है जब हम अपनी योग्यता क्षमता को समर्पित कर दें समाज विकास के लिए। ये नहीं कि हम ताकतवर व्यक्ति हैं तो जितना कमाते हैं सबका उपभोग हम ही कर लें, ये नहीं। आप यदि बहुत ताकतवर हैं तो आप अपनी कमाई को समाज के लिए त्याग दें। युग की जो सभ्यता संस्कृति का स्तर है उस स्तर पर अपना खर्च कीजिए। संग्रही धन संग्रही मत बनिए। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया अभृच्येत्साम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। धन प्रदर्शन और भोग में लिप्त रहने वाले लोग समाज का कल्याण कभी नहीं कर सकते हैं। ये तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है। तो इसीलिए ये जो हम देख रहे हैं भारतीय समाज का के विकास का इतिहास, तो इसमें व्यापारिक मुद्रा और बाजार के विकास के बाद, भारतीय समाज में मुद्रा और बाजार के विकास के बाद व्यक्ति को धन संग्रह करने का संवैधानिक अधिकार मिलता है। अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम और परिवर्तनीय सामाजिक श्रम दोनों को साथ मिला दिया जाता है, और तब समाज का आर्थिक तंत्र को चलाया जाता है। तो बैकवर्ड सोशल लेबर और फॉरवर्ड सोशल लेबर, वर्गीय फॉरवर्ड सोशल लेबर है और जन्मना जातीय बैकवर्ड सोशल लेबर है। तो दोनों को मिला देने के कारण ये विसंगतियां हम देखते हैं। अब मनुस्मृति कहती है कि वरम स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनिष्ठितात् नरधर्मेण जीवन है सद्यः पतति जातिः। व्यापारिक समाज में सबके सब फॉरवर्ड सोशल वर्कर्स नहीं होते हैं। जो बैकवर्ड सोशल वर्कर्स रह जाते हैं, यदि उन्हें घृणात्मक सामाजिक आर्थिक प्रबंधन के नियम के अंदर नहीं लाया जाता, तो ये जो फॉरवर्ड सोशल लेबरर हुए हैं व्यापार करने वाले, तो ये सब के सब कमज़ोर लोगों को गुलाम बना लेते। इसलिए मनुस्मृति हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के सिद्धांत को व्यावहारिक बनाती है। अब मनुस्मृति के मार्गदर्शन में जन्मना जातीय अर्थतंत्र और घृणात्मक जन्मना जातीय वर्गीय अर्थतंत्र को कलयुग में दानम एकम कलौ युगे कैसे बनाया जाए, यह मार्ग भारतीय समाज को अब तक नहीं मिल पाया है। इसीलिए संविधान की धारा 341 पड़ी हुई है मुर्दा बन करके।
ये जो मुद्रा और बाजार के विकास के पूर्व वाला जो भारतीय अर्थतंत्र है हम देखते हैं, उसका निर्माण विष्णु समाज, ब्रह्मा समाज और शिव समाज के देवत्वमय सामाजिक श्रमों से व्यवहारिक बना हुआ है। ईशावास्योपनिषद का संविधान माँ गृधः कस्वित धनम का नियम बनाकर वीर भोग्या वसुंधरा वाले अर्थतंत्र को भारतीय समाज में प्रवेश करने से रोक देता है। ये जो मुद्रा और बाजार के विकास के पूर्व जो अर्थतंत्र तेन तक तेन भुंजिथा वाला बना है, उसको, उसके मूलाधार को बचा कर रखने के लिए हेल्पफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट करने की ज़रूरत आती है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में भी, जब हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वैज्ञानिक समाजवाद बनाने के लिए जो नियम दिए गए हैं, तो उसका तीसरा नियम है एबोलिशन ऑफ इनहेरिटेंस। व्यक्ति को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित धन का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये वहाँ भी है, माँ गृधः कस्वित धनम ईशावास्योपनिषद में है, और एवोल्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में है। तो समाजवाद के लिए तो ये जरूरी है, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी भारतीय समाज में मुद्रा और बाजार के विकास के बाद आ जाता है वीर भोग्या वसुंधरा। इसके कारण शिक्षावली की चतुष्पदीय, दंडात्मक चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली अंधकार में चल जाती है। जब ही धन संग्रही लोग होंगे तो फिर वैज्ञानिक चेतना का विलोपन होना स्वाभाविक है, अंधविश्वासपूर्ण चेतना का विकास हो जाता है। और हम जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का अध्ययन करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें युग धर्मों की व्याख्या किए बिना भारतीय समाज विकास के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन युग धर्मों के तार्किक व्याख्या किए बिना वो कहते हैं कि देयर आर लाइट कॉरिडोर्स एंड डार्क कॉरिडोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के समाज के विकास के इतिहास में प्रकाशमय गली है, अंधकारमय गली है। अब ये जवाहरलाल नेहरू भारत को भारी उद्योगों का तीर्थस्थल बनाते हैं। यदि इन तीर्थस्थलों को विकसित करने के पूर्व वे शिक्षावली की व्याख्या कर दिए होते तो उनके द्वारा बनाए गए तीर्थस्थल आज गंदगी के ढेर में नहीं रहता। ये अंबानी, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये मोनोपोली हाउसेज जो इन तीर्थस्थलों को गंदा बना रहे हैं, ये नहीं होता। ठीक यही बात हुई है लेनिन के साथ। यदि महात्मा लेनिन कैपिटलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज, इम्पेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, या फिर स्टेट एंड रिवॉल्यूशन जैसे पुस्तकों की रचना करने के पहले यदि वे शिक्षावली की चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली के सानिध्य में आ गए होते तो उनका जो मानव मुक्ति का जो उनका महायान बना, वह जो 70 वर्ष के बाद अंधकार में भटक गया, वो नहीं होता। यही स्थिति तो हमारे
आदि शंकर के हैं। महाविचारवादी आदि शंकर एक नया भारतीय समाज बनाने के लिए 4 धाम की स्थापना करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम के द्वारा विचार के बंधन में बांध करके विवेकानंद भी इसकी पैरवी करते हैं। लेकिन आज ये 4 धाम पर्यटन केंद्र बन करके रह गए हैं। इसमें योगाभ्यास अहम ब्रह्मास्मि वाला नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इन तमाम मुक्तिकामी विचारों या चेतनाओं के बीच में चक्कर काट रहा है, उर्मियों में चक्कर काट रहा है विश्व मानव समाज। और विश्व मानव समाज चाहता है कि एक सांगोपांग सुसंगत तार्किक मार्ग आए, जिससे हम इस उर्मी से बाहर निकल करके विश्व शांति के मार्ग पर, रचनाधर्मी विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर हों। और इसीलिए हमें भारतीय समाज को जात विहीन बनाना है। और जात विहीन बनाने के लिए हमें मनुस्मृति के हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को गंभीरता से समझना है। ये मनुस्मृति को हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्यों लाना पड़ा? क्योंकि यदि ये मैनेजमेंट आता, प्रबंधन आता, तो धनी आदमी कमज़ोर आदमी को गुलाम बना लेता। तो गुलाम श्रम को रोकने के लिए मनुस्मृति हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का सिद्धांत अपनाता है, परम स्वधर्मो विगुणो। अब परम स्वधर्मो विगुणो का भी जो हमको मिल रहा है, साक्ष्य मिल रहा है, देख लीजिए। चाम घृणित, चाम का रोजगार करने वाला घृणित, लेकिन चाम का बना जूता समाज में प्रतिष्ठित। डगरा सूप का रोजगार घृणित, डगरा सूप का रोजगारधारी डोम घृणित, लेकिन उसके डगरा सूप से ये चमक दमक सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। गंदा कपड़ा घृणित, गंदा कपड़ा धोने वाले धोबी घृणित, लेकिन जब वो कपड़ा धो करके उस पर लोहा चढ़ा करके देता है तो एकदम चमचम करते हुए लोग निकलते हैं। जो हाँ, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है कि ये हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को बड़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसकी समझदारी, तार्किक समझदारी नहीं आने के कारण हम भारतीय समाज को 2 भागों में बंटते देखते हैं। एक समाज है जो नीच जाति को बहुत पशुवत सताता है, और दूसरा भाग है जो नीच जाति का बुद्धिजीवी ये सताने वाले लोगों को गाली से देते हैं। देखिए बिजक में, जो तू बावन ब्रह्म के जाया और राह दे काहे न आया, वज्र सूची में भी यही हाल अश्वघोष करते हैं। और फिर गुलामगिरी में महात्मा फूले घंटूराव से कहते हैं, जो खोजो खोजो घंटूराव, कहाँ है मुंह में गर्भ का स्थान जहाँ से बाभन जन्म लेता है, बाह में कहाँ है गर्भ स्थान जहाँ से ये तीर धनुष चलाने वाले वीर लोग जन्म लेते हैं। तो इस तरह के वैज्ञानिक प्रश्न का एक अंबार है। तो कहने का मतलब कि यदि इन गाली गलौज देने वाले बुद्धिजीवी संयमित हो करके बौद्धिक धैर्य लेकर के बैठते तो उनको तथ्य पता लग जाता, जो क्यों मनुस्मृति व्यापारिक समाजवादी समाज में
श्रम करने वालों की संपत्ति को भारी करारोपण से राज्य के खजाने में डाला जाता है और उसको दरिद्र बनाया जाता है। तो इसका मूल कारण है कि यदि राज्य खजाना में वो पैसा आएगा तो द्रुत गति से आर्थिक विकास होगा और मशीनी युग में ये जो हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर जो लोग उत्पीड़ित हैं उन्हें हम मशीनी युग में ले आएंगे, कल युग में ले आएंगे और दानव एकम कलौ युगे बना देंगे, जिसके बाद गणित समाज का अंत हो जाएगा, जात विहीन वर्ग विहीन समाज बन जाएगा। तो हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को समझने की बहुत ज़रूरत है। फिर हम आगे के व्याख्यान में चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली और त्रिपदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली की विशद चर्चा करेंगे।